Good morning, dear students. Welcome all of you to my Prerna YT classes. And today in this class, I am going to discuss about the left portions on the features of fundamental rights. Students, you know Indian Constitution की fundamental rights जो है is important provision. It comes under the philosophical part of Indian Constitution. You must have to know there are three important parts in Indian Constitution. एक structural part है, नंबर 2 फिलोसॉफिकल पार्ट है एंड नंबर 3 जो है पॉलिटिकल पार्ट कहा जाता है. तो स्ट्रक्चरल पार्ट में हम लोग क्या देखते हैं? स्ट्रक्चरल पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इज टू एक लार्ज एक्सटेंट डिराइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. फिलोसॉफिकल पार्ट में हम लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. और जो पॉलिटिकल पार्ट है वहाँ पर हम लोग देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड द रिलेशंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग बोरो करते हैं. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पॉर्टेंट यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि इट नॉट ओनली यूनिक इन इट्स कंटेंट बट ऑल्सो इन इट्स स्पिरिट, जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस है. लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हाउ इट वाज फेल्ट बाय मोतीलाल नेहरू जैसे इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स की सोच और विचार में कैसे फंडामेंटल राइट्स इम्पॉर्टेंट है इन द लाइफ ऑफ पीपल. इसको हम लोग देखे थे और साथ ही एनालाइज किए थे द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड of the emergence or evolution of fundamental rights since 1215 in the form of Magna Carta. उसके बाद बिल ऑफ राइट्स आता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, और फंडामेंटल राइट्स का जो एक फाउंडेशन डेमोक्रेसी में क्रिएट होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट. ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं और साथ ही हम लोग डिस्कशन किए थे कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स को, और जो लेफ्ट पोर्शन से आज के क्लास में हम लोग इसको देखेंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आता है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग इसको बोरो किए हैं, कौन से आर्टिकल्स के अंदर आता है, सब कुछ डिस्कशन कर चुके हैं. सो नो नीड टू डिस्कस मच मोर अबाउट दैट. उसके बाद हम लोग फीचर्स में देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है एब्सोल्यूट नहीं है, सैंक्रोसेंट इन नेचर नहीं है, सबसे ऊपर नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड इन नेचर है, इन अकॉर्डेंस विथ टाइम सिचुएशन ऑफ द कंट्री. इसको रिपील किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी ऑल्सो. ठीक है, जैसे कि हम लोग देखे हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट्स था फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में, पर उसका हम डिलीट देखें कौन से आर्टिकल के कौन से ईयर में और कौन से अमेंडमेंट के अंदर. यस, 44th अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जनता गवर्नमेंट, तो उसका डिलीट हो गया. उसके साथ हम लोग एडिंग भी देखे हैं अंडर 86th अमेंडमेंट एक्ट in the year 2002 we find an addition of fundamental right to education in article 21A. राइट टू लाइफ में इसका इंसर्शन होता है, इंक्लूजन होता है, एडिशन होता है. तो फंडामेंटल राइट्स जो है अमेंड हो सकता है, रिपील हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है. तो इसको हम एब्सोल्यूट नहीं मान सकते हैं, परमानेंट नहीं मान सकते हैं, सैंक्रोसेंट नहीं मान सकते, मतलब कि सबसे ऊपर नहीं है. टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से इसका चेंजिंग होता रहता है. कोई भी टाइम में डिलीट भी हो सकता है, कोई भी टाइम में अमेंड भी हो सकता है, कोई भी टाइम में न्यू एडिशन भी हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं. पर ऐसा 2 आर्टिकल है, इसको याद रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 20 और 21 एक 2 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है
जो कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम में भी सस्पेंड नहीं हो सकता। नेशनल इमरजेंसी के टाइम में जो 6 इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल फ्रीडम पाते हैं आर्टिकल 19 के अंदर, सस्पेंड हो सकता है, पर आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं हो सकता है। उसके बाद हम लोग डिस्कशन किए फीचर्स में जो फंडामेंटल राइट्स है, नेगेटिव इंजेक्शन है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट है, स्टेट को क्या करना चाहिए, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। जबकि फंडामेंटल राइट क्या है, स्टेट क्या नहीं करना चाहिए, जो कि इंडिविजुअल राइट्स को नुकसान पहुंचाता हो, हैम्पर करता हो, वो सब कुछ स्टेट शुड नॉट बी डॉन। ठीक है। और स्टेट और भी हम लोग देखें कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ है। मतलब स्टेट की कोई भी आर्बिट्ररी एक्शन अगर क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर करता है, तो वी हैव द राइट टू मूव टूवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 and we can also move towards the high court under article 226 against the arbitrary action of the state. some rights negative in nature है and some rights स्टेट के अथॉरिटी के ऊपर लिमिटेशंस प्रोवाइड करता है, जबकि some rights पॉजिटिव इन नेचर है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, जो कि हमारे वेलबींग के लिए बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है। तो दिस फीचर्स आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग स्पेशली एनालाइज करेंगे जो फंडामेंटल राइट्स है, इसका एप्लीकेशन इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C। ठीक है। तो पहले इसको डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे आर्टिकल 34 एंड 35 के अंदर, वहाँ पर हम लोग कुछ लिमिटेशंस देखेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C, हाउ द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज लिमिटेड हियर। स्टूडेंट्स, आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C की बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। टू नो अबाउट दिस वी मस्ट हैव टू मेक ए विजिट टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया when our constitution was just implemented. So soon after the enforcement of Indian constitution, what happened? Government of India, the then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, he wanted to bring about socio-economic equality in the life of people. He wanted to realize the goals that has been described in Indian Constitution to provide socio-economic justice to the life of people. तो socio-economic equality, socio-economic justice को कैसे realize करेंगे? How we should have to make this country a democratic state in true spirit. That was the most important intention of the government in that period of time. That was the most important aims and objectives of the government in that period of time. The government, he took lot of socio-economic reforms to provide socio-economic justice and to bring socio-economic equalities in the life of people and to remove socio-economic inequalities, to bridge the gap between rich and poor in the society. So for this region government socio-economic reforms लाते हैं, और जो उस टाइम में जो जमींदार होते थे, जो राजा थे, जो उनके पास जो मोर दैन लैंड प्रॉपर्टी एस्टेट सरप्लस लैंड होते थे, तो उनसे लेकर जो लैंडलेस पुअर पीपल थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। पर इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता है। जो प्रॉपर्टी मैन पीपल थे उस टाइम, जिनसे प्रॉपर्टी लेकर
गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता था लैंडलर्स को, वो लोग चलते हैं सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि उस टाइम राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, और राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए दे मूव टुवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो गवर्नमेंट फेसेस प्रॉब्लम to bring about such kind of socio-economic reforms, because अगर गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेता है जो कि फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर करता है, तो डेफिनेटली जुडिशियरी इंटरफियर करेगा गवर्नमेंट के एक्शन को के ऊपर, तो ये भी होता है। तो गवर्नमेंट सोच में पड़ जाता है, तो क्या करना चाहिए, क्या करना होगा टू ब्रिंग अबाउट सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटीज, to bring about socio-economic justice in the life of this downtrodden class of the society, जो कि हमारा ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को वायोलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाता है इन द ईयर 1951, और दिस फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आर्टिकल 31A को इंट्रोड्यूस करता है। आर्टिकल 31A जिसका एप्लीकेशन लिमिट करता है फंडामेंटल राइट्स को। कैसे? यहाँ पर गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाएगा प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, इफ दैट लॉ contravene Article 14 and 19 also, that will not be void. क्लियरली मैं समझा रही हूँ इसको। तो आर्टिकल 31A क्या कहता है, पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ बनाता है फॉर व्हाट पर्पस, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस एंड इक्वालिटी लाने के लिए, डाउन ट्रोडन क्लास ऑफ पीपल, पुअर पीपल की लाइफ को सुधारने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई भी लॉ बनाता है, तो अगर वो लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट भी करता है, तब भी उसको वॉइड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसको लेकर गवर्नमेंट 5 इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज को चूज करता है, जहाँ पर ये जो 5 इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज के अंदर अगर वो लॉ फॉर्मुलेट करता है, वो अगर आर्टिकल 14 एंड 19 को भी वायोलेट करता है, तब भी उसको वॉइड नहीं माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर इसका आप स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो मैं पूरा डिटेल से इसको समझाऊंगी। ठीक है, तो आर्टिकल 31A के अंदर जो 5 इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज है, इसको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर देना, आई विल प्रोवाइड दैट। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्या होता है, शेविंग ऑफ लॉज, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स। नंबर 2 होता है टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज बाय स्टेट्स। नंबर 3 है अमालगेमेशन और कॉम्बिनेशन, जिसको हम कहते हैं अब कॉरपोरेशंस जो मिक्स कर देंगे, जो कि ब्रिटिश इंडिया पीरियड ऑफ टाइम में शुरू से था, उसका अमालगेमेशन ऑफ कॉरपोरेशंस। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स ऑफ कॉरपोरेशंस। एंड नंबर 5 मॉडिफिकेशंस ऑफ माइनिंग लीजेस। तो पार्लियामेंट अगर इस 5 इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज के अंदर लॉ को फॉर्मुलेट करेगा, और वो सभी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 14 और 19 के अंदर भी वायोलेट होता है, तब भी उसको वॉइड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 31A का दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर। उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिकल 31B। तो यहाँ स्टूडेंट्स 2 इम्पॉर्टेंट बात को याद रखना। आर्टिकल 31A में क्या होता था, बस 5 इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज को सिलेक्ट किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस 5 कैटेगरीज में अगर लॉ को फॉर्मुलेट करता है, अगर वो लॉ
फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 एंड 19 को वायोलेट करता है तब भी उसको वॉइड नहीं माना जाएगा। कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट को जानने अगर जाएगा भी उसके भी बाद भी वो वॉइड नहीं होगा। तो वहाँ पर बस लिमिटेशंस था 5 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज। पर आर्टिकल 31B में क्या होता है, सम एक्सपांशन वी एबल टू फाइंड हियर। तो यहाँ एक वाइडर स्कोप देखते हैं, आर्टिकल 31A से ज़्यादा वाइडर स्कोप देखते हैं। कैसे? द स्कोप हियर वाइडेंड देन अर्लियर, where there were only 5 provisions were there under which a parliament will make law violating article 14 and 19 to bring about socio-economic equalities in the life of people, still it will have no effect. Still it will be not declared as void. So it saves the acts, regulations of parliament. बट आर्टिकल 31B में क्या होता है, यहाँ पर लिखा होता है कि 5 कैटेगरीज के अंदर कोई लॉ के अंदर नहीं बात करता है। कोई भी लॉ, अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाता है, अगर वो लॉ मेनली इंटेंडेड है, मेनली उस लॉ का मेन इंपॉर्टेंट एम्स है टू ब्रिंग अबाउट सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी, टू ब्रिंग अबाउट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, टू ब्रिंग अबाउट सोशो इकोनॉमिक जस्टिस इन द लाइफ ऑफ पीपल। तो अगर कोई भी लॉ है, अगर वो वायोलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, और ऑल दीज एक्ट्स एंड रेगुलेशंस को गवर्नमेंट क्या कर देता है, 9th शेड्यूल के अंदर डाल देता है। तो गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाता है और वो सब लॉ अगर 9th शेड्यूल में चले आते हैं तो कोई ऐसा देश का जुडिशरी नहीं है जो कि उसको वॉइड मान सके। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं वाइडर ग्राउंड वेयर गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। It saves the acts and regulations that included in 9th schedule from being challenged and invalidated on the ground of contravention of fundamental rights. तो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा किसी भी हालत में। अगर कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बनाता है और उस 9th शेड्यूल में डाल देता है अंडर आर्टिकल 31B के अंदर, तो कोई भी जुडिशियरी उसको उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू को एक्सरसाइज करके उसको नॉल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 31B। और 31C जो है, आर्टिकल 31, इसको याद रखना, 31A और 31B जो है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आता है। पर आर्टिकल 31C जो है इट्स कम अंडर which amendment act? 25th Constitutional Amendment Act 1971, where it contained provisions related to saving of laws giving effect to certain DPSP principles. So there you find some important provisions. तो यहाँ पर क्या बात होती है स्टूडेंट्स, अगर DPSP principles की जो 39B and C है, adequate provisions of resources and most importantly to bring about socio-economic inequalities in the life of people, तो उसको लेकर अगर गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाता है और उस लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है तब भी वो वॉइड नहीं माना जाएगा। तो इंदिरा गांधी पीरियड ऑफ टाइम में दिस अमेंडमेंट वाज ब्रॉट अबाउट, दैट वाज 25th अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1971, एंड दिस amendment, it contained provisions that saved the laws of parliament to give effect to DPSP principle. DPSP principles को strengthen करने के लिए पार्लियामेंट लॉ बनाता है, अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट भी करता है तब भी वो वॉइड नहीं माना जाएगा। तो एक 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है स्टूडेंट्स जो कि फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही क्या करता है, उसका एप्लीकेशन को लिमिट कर देता है। तो इसको डेफिनेटली याद रखना। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग चलेंगे
देयर एप्लीकेशन मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स के एप्लीकेशन है, जो आर्म फोर्सेस हैं, मेंबर्स आर्म फोर्सेस के मेंबर्स हैं, पारामिलिटरी फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, कैन बी ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड टू पार्लियामेंट. देयर एप्लीकेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया. तो फंडामेंटल राइट्स के एप्लीकेशन हम लोग इसका पहले तो हम लोग उसका लिमिटेशंस देखते हैं आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C के अंदर, पर उसका हम लोग क्या देखते हैं, रेस्ट्रिक्शन देखते हैं. जहाँ पर मार्शल लॉ फोर्स में होता है कोई भी एरिया में, तो उसका एप्लीकेशंस रेस्ट्रिक्टेड होता है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी आर डिस्कशंस टुडे इन दिस क्लास. अगर इसका सेपरेट वीडियो चाहिए 31A, 31B, 31C, 34 एंड 35 आर्टिकल्स को लेकर, I'll also provide separate videos, but you should have to remember all these things as the most important features of fundamental rights. These are very important. As a student of political science, you should have to understand all these things very clearly so that you can have a very comprehensive knowledge in all these areas. बहुत सारा important topics है इसके अंदर, मैं shortly provide की हूँ. अगर elaboration चाहिए तो comment box में write it definitely so that I will provide a details knowledge about all these things. So in next class I will provide idea about the list of fundamental rights or the type of fundamental rights that we have in our constitution. Okay, so thank you all. See you in next class. Till then, have a nice day. Goodbye.